होगी। तो देखो लास्ट के वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने विद्युत ध्रुव में संचित ऊर्जा, कार्य और इनके बारे में चर्चा की थी। उस वीडियो में एक माइनर करेक्शन है जो आपको बता देता हूँ। देखो लास्ट वीडियो में अपन ने ये देखा था कि यदि विद्युत क्षेत्र और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या आती है। देखो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास आता है U बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने लिखा था। यहाँ एंगल थीटा इज इक्वल टू देख सकते हो आप 180 डिग्री है, तो यहाँ पर अपन वैल्यू लिखेंगे तो cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा जस्ट पीई आ जाएगा। तो आप उस वीडियो में जस्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिर वीडियोस में 2pe की जगह क्या लिखना है आपको, pe, तो ये pe आएगा। अब अपन चर्चा करते हैं एक नए चैप्टर की। सेकंड चैप्टर है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, टेक्स्ट बुक का जो सेकंड चैप्टर है, गाउस के नियम व उसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम देखिए कहाँ पर लागू होता है, जहां पर आवेश बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आवेशों का सतत वितरण होता है या समरूप कोई आवेशित वस्तु है, तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है उसका परिकलन करने के लिए हम गाउस नियम के साथ जाते हैं। अब गाउस नियम को समझने से पहले हम एक भौतिक राशि है जिसे अपन कहते हैं विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखिए फिजिक्स का जो आपको सेकंड चैप्टर है टेक्स्ट बुक का, गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग में, उसमें फर्स्ट टॉपिक जो आता है आपका विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हमें एक टूल की जरूरत पड़ेगी और वो टूल है क्षेत्रफल सदिश। देखिए क्षेत्रफल सदिश फिजिक्स के अंदर हम किसी भी क्षेत्रफल को अगर व्यक्त करते हैं तो उसको क्षेत्रफल सदिश की सहायता से व्यक्त करते हैं, जो हमें यह बताता है कि ये क्षेत्रफल जो आपने लिया है, इसका चुनाव किया है, इसकी दिशा क्या है और इसका परिमाण क्या है। तो मान लेता हूं मैं कि ये कोई मेरे पास क्षेत्र है, क्षेत्रफल S है, और मुझे इसको व्यक्त करना है कि भाई इसकी दिशा किधर है। तो इसका चुनाव करने के लिए एक इकाई सदिश ले लेता हूं n कैप, जो मुझे इसकी दिशा बताएगा कि ये किधर है। अब ये जो इकाई सदिश होता है ये हमेशा अभिलंबवत होता है, किसके, उस क्षेत्रफल के। S क्षेत्रफल है तो इसके अभिलंबवत जो होगा क्षेत्रफल सदिश वो हो जाएगा S सदिश, ठीक है। तो हम S सदिश किस तरह से बताएंगे, इस पूरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश S जो आएगा वो आएगा S बराबर n कैप इंटू S, जहां पर S क्या है भाई, S तो इस पूरे क्षेत्रफल का परिमाण है और S वेक्टर n कैप जो है वो इकाई सदिश है जो हमें उसकी दिशा को बताता है। और ध्यान रखना हमेशा ये क्षेत्रफल है इसके अभिलंबवत रहेगा। अब जैसे जैसे क्षेत्रफल गति करेगा वैसे वैसे उसका अभिलंब क्षेत्रफल सदिश भी। मान लीजिए ये मेरी जो पाम है ये क्षेत्रफल है और ये इस चौक है इसका अभिलंब हो गया, तो ये हो गया कि ये जो चौक है ये इसका हो गया क्षेत्रफल सदिश। अब जिस तरह से क्षेत्रफल में रोटेशन आएगा उसी हिसाब से किसके अंदर रोटेशन आएगा, इस चौक के अंदर आएगा, यानी क्षेत्रफल सदिश में बदलाव होंगे। क्षेत्रफल सदिश है वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल पे होगा। तो अब मान लीजिए आपने इसको इस तरह से झुका दिया तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा बदल गई। तो हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर क्षेत्रफल का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, क्षेत्रफल सदिश का। तो हमें मोटे मोटे तौर पर यह ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो हमेशा सतह के लंबवत होता है, ठीक है। आपने किसी भी क्षेत्रफल का चुनाव किया है और आपको उसको व्यक्त करना है तो आप उसका क्षेत्रफल सदिश ले लीजिए। तो हमें क्षेत्रफल सदिश के बारे में सिर्फ इतनी बात रखनी है कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो किसी भी क्षेत्रफल के अभिलंबवत होता है, ठीक है, और इसको इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। अब हम विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स ये होता है कि किसी भी क्षेत्र से, मान लीजिए ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, पास होगी, उनका फ्लो होगा, वो क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्लो। तो जितने ये क्षेत्रफल हो गया, इस क्षेत्रफल से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो जाएगी, निकल जाएगी, उनकी संख्या को अपन क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स को मैथमेटिकली अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो मान लो ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जो यहाँ पर ये लाइन
पैरेलल लाइंस दिख रही है, ये समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में मैं कोई क्षेत्रफल ले लेता हूं S, ठीक है, S ले लेता हूं, उसका क्षेत्रफल सदिश लिया मैंने, S सदिश लिया, और ये क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के साथ देखिए मान लो थीटा कोण बना रहा है। इसको यूं समझिएगा कि मेरे पास एक कोई ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को मैंने इस तरह से रखा है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, इस तरह से थीटा कोण बना रहा है। तो एक क्षेत्रफल रख दिया मैंने विद्युत क्षेत्र के अंदर, और इसका क्षेत्रफल सदिश जो है वो ये है, वो हमेशा लंबवत रहेगा, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए है। तो इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, विद्युत क्षेत्र कितना निकलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी निकलेगी, उसको अपन बताते हैं विद्युत फ्लक्स से। विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है, तो फाई बराबर क्या होता है, E सदिश डॉट S सदिश। S क्या लिया है यहाँ पर, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, हम क्षेत्रफल नहीं लेंगे, क्षेत्रफल सदिश लेंगे। क्षेत्रफल तो ये है S, और क्षेत्रफल सदिश है अपने पास S वेक्टर, तो S वेक्टर आ जाएगा, तो फाई बराबर आ जाएगा अपने पास E, देखो ये डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो फाई बराबर आ जाएगा आपके पास E S cos थीटा। हम सारे जानते हैं कि आप जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो एंगल क्या आ जाता है, cos थीटा आ जाता है। तो विद्युत फ्लक्स है क्या, विद्युत फ्लक्स आप बोल सकते हो कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या मैथमेटिकली आपसे पूछे तो क्या कहा जाएगा कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल है। ध्यान रखना कैसे गुणनफल है, अदिश, तो अदिश गुणनफल है तो रिजल्ट अदिश राशि आएगी। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स जो है वो कैसी राशि है, विद्युत फ्लक्स जो है वो कैसी राशि होगी भाई, अदिश राशि होगी, अदिश राशि होगी, इसके अंदर किसी तरह की दिशा नहीं होगी, ठीक है। अब इसका और थोड़ा सा डीपली अगर अपन समझे, हम नदी के प्रवाह पर विचार करते हैं, और मान लो ये नदी का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, और इस नदी के प्रवाह पे आपने एक फ्रेम ले ली, इस तरह की एक फ्रेम ले ली, और ये फ्रेम मान लीजिए इसके आर पार कुछ भी नहीं है, ये खाली फ्रेम है। अब मैं ये फ्रेम जब यहां रखता हूं, फ्रेम यहां रखता हूं, तो देखिए इसमें से अधिकतम जल का प्रवाह हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप देखिए अगर मैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की ये दिशा लूं और इस फ्रेम को लंबवत रखूं, तो प्रवाह क्या होगा, अधिकतम होगा, और जितनी इसके अंदर से प्रवाह होगा वो इसका फ्लक्स आ जाएगा, जिसे अपन जल फ्लक्स कहते हैं। तो आप देखो कि इसका क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के क्या हो गया, ये E हो गया, ठीक है, और ये E सदिश जो है इसके लंबवत कौन सा हो गया, इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया। अगर मैं इस फ्रेम को ऐसे रख दूं तो किसी तरह का जल इससे पास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल सदिश इसके क्या हो गया, अभिलंबवत हो गया। तो यहां पर जिस तरह से हमने देखा कि इस फ्रेम में से जितने वाटर का फ्लो हुआ है वो वाटर फ्लक्स कहलाया, उसी तरह से अगर मैं इसी फ्रेम को विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देता हूं और ये इसका ले लेता हूं क्षेत्रफल सदिश, तो आप देख सकते हो कि इसमें से जितनी क्षेत्र रेखाएं निकलेगी उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाएगा, विद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। तो इसकी दो डेफिनेशन दे सकते हो। कंसेप्चुअल डेफिनेशन तो ये आ जाती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में अगर आपने कोई क्षेत्र रख दिया है तो उससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होगी, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। और मैथमेटिकली आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणनफल होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स राशि कैसी होती है, अदिश राशि। तो अपन ने विद्युत फ्लक्स देखा, अब इसका मात्रक देखते हैं अपन। तो मात्रक के लिए एक बार आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आप हमेशा फॉर्मूले के साथ जाए। तो देखो फॉर्मूला क्या है इसका, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि मैं आप एस लो, ए ले सकते हो, जो भी आप एब्रिविएशन यूज करना चाहो वो ले सकते हो आप। तो ये आ गया अपने पास ई एस कॉस थीटा,
तो मात्रक इसका सबसे पहले अपन एसआई मात्रक देखते हैं। एसआई मात्रक देखिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, दो मात्रक होते हैं। पहला मात्रक होता है इसका न्यूटन पर कूलम, और देखिए एस क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्या आ जाएगा न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक तो ये आ जाता है इसका एसआई मात्रक, क्या आ जाता है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। दूसरा मात्रक देखो विद्युत क्षेत्र का अपने पास आया था वोल्ट पर मीटर, ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या रह जाना है अपने पास कि ये मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये, तो इसका मात्रक क्या रह जाएगा आपके पास वोल्ट इनटू मीटर। ये मात्रक बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक वोल्ट इनटू मीटर है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, विद्युत विभव का मात्रक, वो वोल्ट होता है, जबकि विद्युत क्षेत्रफल का मात्रक वोल्ट पर मीटर है। वोल्ट पर मीटर और वोल्ट इनटू मीटर दोनों सिमिलर से हैं। वोल्ट पर मीटर है वो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, जबकि वोल्ट इनटू मीटर है वो विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ये पूछ लिया जाता है कि वोल्ट इनटू मीटर किसका एसआई मात्रक है, तो वोल्ट इनटू मीटर विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। अब आते हैं अपन इसके सीजीएस मात्रक के साथ। तो सीजीएस भी जैसे ये दो मात्रक बने अपने पास, वैसे सीजीएस के भी दो मात्रक बनेंगे इसके। देखिए न्यूटन है, बल है, बल का मात्रक होता है डाइन, आवेश का मात्रक होता है कूलम, ठीक है, और मीटर की जगह अपन क्या ले लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक तो ये बनेगा, सॉरी कूलम को अपन लेंगे स्ट्रेट कूलम। तो इसका सीजीएस मात्रक क्या हो गया डाइन पर स्टेट कूलम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मात्रक इसका होता है स्टेट वोल्ट इनटू क्या जाएगा सेंटीमीटर। तो ये इसका कौन सा आ जाएगा, सीजीएस के भी दो मात्रक बना सकते हो आप, डाइन पर स्टेट कूलम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर या स्टेट वोल्ट इनटू सेंटीमीटर। तो इसके दो मात्रक बन जाते हैं अपने पास। अब अपन जाते हैं इसकी विमा के साथ। तो इसकी विमीय सूत्र क्या होगा, विमा के साथ में भी अपन जाएंगे तो वापस से आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। देखो ये विद्युत विभव की जो विमा होती है वो क्या होती है m1L2 T-2 अपॉन A1 T1। क्यों, विद्युत विभव होता है कार्य बटा आवेश, तो कार्य की विमा ये होती है m1L2 T-2, आवेश की विमा A1 T1, और मीटर है आपके पास ऑलरेडी तो ये आ गया L1। तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, देखिए m1L2 T-3, सॉरी m1L3 हो जाएगा ये, m1L3 T-3 A-1 T-3 हो जाएगा ये। तो ये आपके पास इसकी डायमेंशंस आ जाती है, विद्युत फ्लक्स की विमाएं आ जाती है m1L3, एक बार फिर से चेक कर लीजिए L3 T-3 और ये आ जाएगा A-1, ठीक है। तो ये इसका विमीय सूत्र होता है। तो हमने मात्रक देखा, इसका विमीय सूत्र देखा। अगर मान लीजिए इस विद्युत क्षेत्र के अंदर जो आपने क्षेत्रफल लिया है, इस क्षेत्रफल का अगर आप कोई टुकड़ा लेते हो, ये क्षेत्रफल ले लिया आपने और इसका क्षेत्रफल सदिश है अल्पांश ले लेते हैं अपन, तब क्या आएगा, तब क्षेत्रफल सदिश आएगा ds। तब उस स्थिति में क्या आएगा, फाई जो होगा वो अल्प होगा, d फाई बराबर E डॉट ds होगा, ठीक है। अगेन इसको पूरा फ्लक्स चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट d फाई इंटीग्रेशन E डॉट ds, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको पूरा एक छोटा सा स्लॉट दिया हुआ क्षेत्रफल का, तो स्लॉट का मतलब अल्पांश दिया हुआ है, तो हम अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, और पूरे के लिए अपने को चाहिए तो अपन उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब अपन देखो विभिन्न स्थितियां लेते हैं कि अगर हम उस क्षेत्रफल को विभिन्न एंगल से, विभिन्न कोणों से रखते हैं तो विद्युत फ्लक्स है वो कितना आता है।
तो अब हम विद्युत फ्लक्स की विभिन्न स्थितियों की चर्चा करते हैं। मान लेते हैं ये अपने पास कोई फ्रेम है या कोई क्षेत्रफल है P Q R S, ये P Q R S की एक फ्रेम है और इस फ्रेम का क्षेत्रफल सदिश है, वो ये फ्रेम रखी हुई है विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में E में। इस फ्रेम का क्षेत्रफल सदिश है वो विद्युत क्षेत्र के साथ मान लेते हैं कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। ठीक है, ये अपना हो गया विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, विद्युत फ्लक्स आएगा फाई बराबर ई डॉट एस वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा, या आप कह सकते हो कि फाई बराबर आ जाएगा ई एस कॉस थीटा आ जाएगा। ये पहली स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाती है। दूसरी स्थिति क्या आ जाती है, केस सेकंड देखते हैं अपन। केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड ये कहता है कि अगर E सदिश और S सदिश दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाए। समांतर होने का मतलब अगर मेरे पास ये है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और यहां पर मैं इस फ्रेम को रख देता हूं, किस तरह से, विद्युत क्षेत्र की दिशा में रख देता हूं। ये फ्रेम ले लेता हूं मैं, ये फ्रेम जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। ठीक है, तो ये फ्रेम आ जाती है और ये फ्रेम का मान लेते हैं क्षेत्रफल सदिश है वो इसी दिशा में है। ये मेरे पास फ्रेम आ गई, तो ये फ्रेम का हो गया क्षेत्रफल सदिश S। तो S सदिश जो है S की, ये S आ जाता है और ये E आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि S और E दोनों की एक ही दिशा है, तो मतलब थीटा बराबर कितना हुआ यहाँ पर 0 डिग्री। इन दोनों के मध्य कोण कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि S भी इसी डायरेक्शन में है और E भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों पैरेलल हो गए। तो अपने पास देखो फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर ई एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो अपने पास फाई क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, ई एस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये फ्रेम जो है वो इस विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में इस तरह से रखी हुई है और उसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो ये हो गया S। तो E और S की अगर अपन दिशा देखें तो दोनों की दिशा देखो विद्युत क्षेत्र की, ये अगर मैं इसको S लूं और इसको E लूं तो दोनों एक ही दिशा में हो गए, तो अधिकतम क्षेत्र रेखाएं इससे पार हो जाएगी। चौथी स्थिति क्या आ जाती है, थर्ड केस क्या आ जाता है, केस थर्ड ये आ जाएगा कि E और S जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में मैं एक आयताकार फ्रेम रख देता हूं। ठीक है, फ्रेम किसी भी तरह की ले लीजिए आप, तो मैंने एक फ्रेम ले ली और इस फ्रेम का जो एरिया है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्षेत्रफल सदिश जो है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, वो क्षेत्रफल सदिश ये है और ये हो गया E। तो देखिए S सदिश जो है इसका ये आ गया और ये E हो गया, तो दोनों में कोण कितना बना, 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गए, तो थीटा अपना कितना बना, यहाँ पर थीटा यह बना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बना। क्यों बना, क्योंकि देखिए E तो है इस दिशा में और S है इस दिशा में, ये E की दिशा हो जाती है, ये S सदिश की दिशा हो जाती है, तो कोण कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो वापस से इस फॉर्मूले का यूज करते हैं अपन, फाई बराबर आ जाता है अपने पास E S cos 90 और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो फाई क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, यानी मिनिमम आ जाएगा। तो ये हमने तीन स्थितियां देखी, ये तीन क्षेत्रफल की तीन है। तो ये स्थिति देखो क्या है, ये स्थिति ये है कि मैंने फ्रेम को इस तरह से रख दिया और ये फ्रेम का क्षेत्रफल सदिश हो गया। तो क्षेत्रफल सदिश देखो, फ्रेम से किसी तरह की क्षेत्र रेखाएं नहीं निकलेगी, तो यहाँ क्षेत्रफल सदिश क्या है, इसके लंबवत है, जबकि फ्रेम क्या है, इसके समांतर हो गई। तो हमने ये तीन स्थितियां देखी, यहाँ हर स्थिति में हमने जो कोण लिया है वो क्षेत्रफल सदिश का कोण लिया है। कई बार आपसे क्षेत्रफल सदिश का कोण लिया और तीन कोण अपन ने चर्चा की, किसी भी एंगल थीटा से अगर क्षेत्रफल सदिश है
तो फाई आएगा। 0 डिग्री से इसका मतलब फ्रेम है वो लंबवत है और क्षेत्रफल सदिश जो है वो समांतर है। इस स्थिति में ये आ जाएगी। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ये होगा कि क्षेत्रफल सदिश तो लंबवत है और विद्युत क्षेत्र उसके क्षेत्रफल सदिश लंबवत है और फ्रेम जो है वो समांतर है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल सदिश लंबवत है, क्षेत्रफल जो है वो लंबवत नहीं है, वो समांतर है, फ्रेम समांतर है, ऑब्जेक्ट आपका पैरेलल है। इस स्थिति में ये आ जाती है। कई बार ये फ्रेम को भी किसी एंगल से रोटेट करके और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो कंडीशन आपकी क्या बनती है वो देखते हैं। अब मान लीजिए जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है या क्षेत्रफल लिया है वो विद्युत क्षेत्र के साथ किसी कोण अल्फा से झुका हुआ है, यानी ये फ्रेम है वो क्षेत्रफल सदिश तो कोण कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, उसके साथ साथ फ्रेम भी किसी कोण पे है। तो अपन कैसे लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि अपन थीटा को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये हमेशा फ्रेम के क्या होगा, लंबवत होगा। इस स्थिति में फाई क्या लेंगे, अपन फाई बराबर लेंगे ई एस कॉस थीटा, और थीटा को फिर आपको चेंज करना है, यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये आपको एंगल ले लेना है। ठीक है, तो अपने पास एंगल कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई एस कॉस 90 माइनस अल्फा, यानी थीटा चेंज हो जाएगा 90 माइनस। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखिए जितने कोण से आपने फ्रेम को हटाया विद्युत क्षेत्र के साथ ले, उतने कोण का अंतर आ जाएगा किसके अंदर, उसके क्षेत्रफल सदिश में। इस वजह से हमने इसको 90 माइनस अल्फा लिया है। तो अपन देखते हैं ये 9 cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है, sin अल्फा। तो अपने पास थीटा इज इक्वल फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई एस sin अल्फा आ जाएगा। ये वो विशेष स्थिति है जब आपको कहे क्षेत्रफल सदिश नहीं है, या आपसे क्वेश्चन आ जाए अभिलंब पूछा देता है नॉर्मली, लेकिन अभिलंब ना देके उसका क्या कहता है कि फ्रेम या वो ऑब्जेक्ट या वो क्षेत्रफल सदिश है और वो विद्युत क्षेत्र के साथ किसी कोण से है, तब आपको यहाँ इस फॉर्मूले के साथ जाना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके ऊपर जो क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखो इसमें मोस्टली दो तरह से, अगर कोई भी बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ को अपन विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, पहली चीज बंद पृष्ठ को कहां रखा मैंने, विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा। दूसरी स्थिति क्या है, बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर मैंने आवेश रख दिए हैं। दोनों अलग अलग स्थितियां हैं, बंद पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखना और बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखना, ये दोनों अलग अलग स्थितियां। यदि कोई भी बंद पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उससे पारित जो फ्लक्स होगा वो शून्य होगा, हमेशा ध्यान रखना है अपने को, हमेशा शून्य होगा। और अगर किसी बंद पृष्ठ पर आपने आवेश रखा है तब हमें देखना है कि आवेश किस तरह का है। अगर धनात्मक है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू आवेश रखा है, तब तो फ्लक्स कहलाएगा निर्गत फ्लक्स। ठीक है, और अगर हमने आवेश को कैसा रखा है, नेगेटिव रखा है, माइनस क्यू आवेश रखे हैं, तब ये कहलाएगा प्रवेशित फ्लक्स। ये दो स्थितियां आपको ध्यान रखनी है, इस पे आधारित कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है। ठीक है, अगर पृष्ठ खुला है जैसा कि ये फ्रेम थी तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हमने इससे निर्गत अकेले से फ्लक्स निकाल लिया। लेकिन अगर ऐसी फ्रेम का बॉक्स पूरा पैक आ जाए और बंद पृष्ठ हो जाए, मान लीजिए इस फ्रेम का जैसा एक आयत मेरे को मिल जाए, घन मिल जाए, घनाभ मिल जाए, वर्ग मिल जाए, ठीक है, उस स्थिति में वो बंद पृष्ठ कहलाते हैं। गोला मिल जाए, तो अगर पृष्ठ बंद हो जाए, इसकी तरह खुला पृष्ठ नहीं हो, तो बंद पृष्ठ के साथ दो स्थितियां संभव है कि उस पृष्ठ को आपने विद्युत क्षेत्र में रखा है या उस पृष्ठ के अंदर आवेश है। यदि आपने विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उससे फ्लक्स शून्य होगा हमेशा। अगर उस पृष्ठ के अंदर आपने आवेश रखे हैं तब उससे फ्लक्स निकलेगा। अब किस तरह का आवेश रखा है, अगर धनात्मक आवेश रखा है तब तो कहलाएगा निर्गत फ्लक्स, और अगर ऋणात्मक आवेश रखा है तब कहलाएगा प्रवेशित फ्लक्स।
तो अपन इन दोनों का एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उससे अपने थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि बंद पृष्ठ अगर अपने पास आ जाए और अपने को विद्युत क्षेत्र पूछे तो क्या स्थितियां होंगी। तो अपन देखते हैं कि एक बंद पृष्ठ लेते हैं और उस बंद पृष्ठ को अपन विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। मान लेते हैं गोला ले लेते हैं, वो एक चालक गोला होता है, वो बंद पृष्ठ ही होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र आ गया मेरे पास, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र में मैं एक चालक गोला ले लेता हूं और उस गोले से देखता हूं कि कितना फ्लक्स निकलता है। तो मैंने एक गोला लिया, ये चालक गोला ले लिया। तो देखिए इस गोले की अगर अपन बात करें तो इस गोले से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेगी उतनी बाहर निकल जाएगी। तो यानी जितना फ्लक्स यहाँ इस पृष्ठ से यहाँ निकलेगा उतना ही फ्लक्स यहाँ से बाहर चला जाएगा। आप देखो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ प्रवेश कर रही है। मान लो यहाँ से ये प्रवेश कर रही है 1 2 3 4, 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ प्रवेश कर रही है। तो अपने पास फाई क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा 5 प्लस, ठीक है, क्योंकि 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही है, ठीक है। और देखिए 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से बाहर निकल रही है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम हो गई तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस आ जाएगा। तो अपने पास नेट 5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ अगर ये पृष्ठ आपने बंद पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया है तो जितना फ्लक्स प्रवेश करेगा उतना ही फ्लक्स उससे क्या हो जाएगा, बाहर। अब इसको सैद्धांतिक रूप से एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लो ये मैंने एक बेलन रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस बेलन के देखो 2 पृष्ठ होते हैं। तो अगर मैं इसका पृष्ठ देखूं तो ये हो गया। तो विद्युत क्षेत्र के साथ में इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना बना रहा है, कोण थीटा बराबर, देखो इस पृष्ठ के साथ कितना बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। और यहां देखो ये कितना बनेगा कोण, थीटा इज इक्वल टू बनेगा 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में है और पृष्ठ इस दिशा में है, ठीक है। बाहर अपन नहीं ले सकते क्योंकि बाहर इसका कोई क्षेत्रफल है ही नहीं। तो अगर दो क्षेत्रफल अपन देखें तो पहली स्थिति में निकालते हैं अपन φ1। तो φ1 क्या आ जाएगा, E ds आ जाएगा, ES आ जाएगा, ठीक है। और ES cos 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी स्थिति में φ2 लेके अपन तो आ जाएगा ES cos 180 डिग्री, ठीक है। तो नेट फाई कितना आ जाएगा, कुल फाई आ जाएगा फाई बराबर φ1 प्लस φ2। तो φ1 इज इक्वल टू कितना है आपके पास, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा ES। और cos 180 की वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा -ES। तो नेट फाई कितना आ जाएगा आपके पास, 0। तो इससे अपन कंक्लूड क्या निकालते हैं कि एक गोलाकार बेलनाकार अगर आप वस्तु को रख देते हो विद्युत क्षेत्र में तो उससे पारित फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि जितना विद्युत क्षेत्र रेखा उससे प्रवेश करेगी उतनी विद्युत क्षेत्र रेखा उससे बाहर चली जाएगी। ये तो स्थिति आती है कि हमने बंद पृष्ठ को कहां रखा है, विद्युत क्षेत्र में। लेकिन अगर इसी पृष्ठ को मैं इसी पृष्ठ के अंदर आवेश रख देता हूं तो हमने देखा किसी भी बंद पृष्ठ को अगर आप विद्युत क्षेत्र में रखते हो उससे पारित विद्युत फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं कि हमारे पास पृष्ठ तो कैसा है, बंद पृष्ठ है, और उस पृष्ठ के अंदर आपने क्या रखे हैं, आवेश रखे। पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा है, हमने पृष्ठ के अंदर आवेश रख दिए हैं। तब क्या होगा, और आवेश भी आप दो तरह के ले सकते हो, +q और -q, ठीक है। तो अपन +q की चर्चा कर लेते हैं। तो मान लो कोई मेरे पास बंद पृष्ठ है, मान लो एक गोला ही लिया है मैंने। एक गोला कैसा होता है, बंद होता है, ठीक है। और उसकी त्रिज्या ले ली मैंने r ले ली, ठीक है। तो देखिए अब आप इससे आवेश लोगे तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, इससे पार होने लगेगी, ठीक है, निर्गत होने लगेगी। अगर मैं इस गोले का कहीं पर भी क्षेत्रफल सदिश लूं तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। इसका s जो होगा वेक्टर वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। तो देखिए कोण कितना बना यहाँ पर, थीटा बराबर कितना बन गया, 0 डिग्री। तो अपने पास फाई कितना आएगा, फाई बराबर आ गया अपने पास E डॉट S, ठीक है। और अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाता हूं तो आ जाता है ES cos। अब बताइए 0 डिग्री आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल
सदिश जो है वो पृष्ठ के लंबवत होता है और विद्युत क्षेत्र भी लंबवत निकल रही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों निकल रही है? क्योंकि अपन ने कहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किसी भी पृष्ठ के लंबवत निकलती है। तो ये कितना आ जाएगा? cos 0 डिग्री आ जाएगा। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा? ई एस। जो एस है वो इसका क्या कहलाएगा? एस जो है वो कहलाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, तो एस कितना होता है? एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई बराबर आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये अपने पास फ्लक्स आएगा किसके कारण? इस पृष्ठ के कारण। इसके अंदर अपन ने क्या रखा है? धनावेश रखा है। अब मान लो मैं यहाँ पर ऋणावेश रख दूं, तब कितना आएगा पृष्ठ? तब ऋणावेश रखने पर क्या होगा? देखो माइनस साइन रख दिया मैंने यहाँ पर। अभी भी पृष्ठ तो है वो इधर ही है, ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर हो गई? अंदर की ओर हो गई। यानी अगर मैं यहाँ इसको देखो इस स्थिति को कि अगर मैं यहाँ ये आर त्रिज्या का गोला था और मैंने माइनस क्यू आवेश रख दिया यहाँ पर, तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेगी क्योंकि ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होती है? अंदर की ओर होती है। अब देखो इसके पृष्ठ को देखो आप, पृष्ठ का अगर मैं आकलन करूं तो देखो मान लो ये S इसका क्षेत्रफल सदिश है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा तो यही रहनी है हमेशा, S की दिशा तो यही रहनी है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा इस तरह से आ गई। यानी क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस दिशा में। तो भाई कोण कितना बना? 0 थीटा बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। तो अपने पास फाई इज इक्वल टू कितना आ गया? ई एस cos 180 डिग्री आ गया और cos 180 की वैल्यू क्या होती है? माइनस। तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा? ई एस आ जाएगा, cos 180 की वैल्यू माइनस आ गया और s कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो e इंटू कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये माइनस चिन्ह क्यों आया? माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि यहाँ जो फ्लक्स है वो प्रवेशित फ्लक्स है, ऋणावेश के कारण फ्लक्स है। यानी अगर फ्लक्स पॉजिटिव आ जाए तो आपको ये मान लेना है कि वहां कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज था, धनावेश था। अगर फ्लक्स नेगेटिव आ जाए तो वहां पर आपको ये मानना है कि वहां पर नेगेटिव चार्ज था। यानी धनात्मक फ्लक्स आने का मतलब है वो निर्गत हो रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, निर्गत फ्लक्स कहलाएगा। और ऋणात्मक फ्लक्स आने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है। तो हमने ये दो स्थितियां देखी। अगर हम पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं, बंद पृष्ठ को, तो निर्गत फ्लक्स शून्य होगा और अगर पृष्ठ के अंदर आवेश रखते हैं तो निर्गत फ्लक्स शून्य नहीं होगा। और आवेश किस तरह के रखते हैं? धनात्मक आवेश रखते हैं तो पृष्ठ का फ्लक्स कहलाएगा निर्गत फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स आता है तो वो कहलाएगा प्रवेशित फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारी बातें फ्लक्स के बारे में पढ़ी। तो ये इंपॉर्टेंट टूल है। आप इस टॉपिक को अगर अच्छी तरह से देखते हो तो ये पूरा टॉपिक जो है आपके इस पूरे चैप्टर में हर जगह यूज होगा। तो ये काफी हेल्पफुल टॉपिक है विद्युत फ्लक्स।